सभी को जय हिंद। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेजरमेंट और मेजरिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि मेजरमेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या रहती है और हम इसको अपनी डेली लाइफ के यूज में किस तरह से यूज करते हैं। कि अगर आज आप हर चीज़ देख रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या आप अपनी डेली लाइफ के रूटीन में देख रहे हैं, तो हर जगह मेजरमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या रहता है मेजरमेंट का। इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम लोग मेजरमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेजरमेंट है क्या चीज़। तो जैसे कि अगर हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है तो अगर हमें उसका मेजर करना नहीं आएगा तो आई थिंक हमारे लिए वो कंपोनेंट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मेजरमेंट को पढ़ते हैं कि किस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में हैं या आप किसी अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हर जगह एक माप का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी कंपोनेंट को बनाते हुए। तो जैसे कि अगर आप देखते हैं चीज़ों को कि कहीं भी आप फैक्ट्री में अगर जाते हैं तो फैक्ट्री में क्या रहता है कि स्किल्स वर्कर भी होते हैं और नॉन स्किल्स वर्कर भी रहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ कम से कम अगर आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो डिपार्टमेंट रहते हैं कम से कम 10-11 डिपार्टमेंट रहते हैं। तो उन सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं हर जगह पे एक मेजरमेंट का यूज रहता है। चाहे आप क्वालिटी कंट्रोल से ले लें या किसी भी कंपोनेंट का जो हम इंस्ट्रक्शन करते हैं उस चीज़ से ले लें। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में मेजरमेंट को। मेजरमेंट जो हमारा है सबसे पहले हम इस चीज़ से पढ़ेंगे। एक अगर आप सिंपल सी डिफिनीशन को देखना चाहते हैं तो सिंपल सी हमारी डिफिनीशन रहती है कि किसी भी कंपोनेंट के किसी भी कंपोनेंट के एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना माप कहलाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम किसी भी काम को बना रहे हैं, आप कहीं भी देखेंगे अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं तो या तो वो फैक्ट्री किसी मशीन के पार्टों का प्रोडक्शन कर रही है या वो किसी मशीन को असेंबल करके बना रही है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम यूज करते हैं फैक्ट्रियों में, देखते हैं या बनाते हैं। और अगर हम कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आप डेली अपना प्रैक्टिकल करते होंगे। तो अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो हम उसी बेसिस पे आपको समझा रहे हैं कि क्या रहता है मेजरमेंट। जैसे कि अगर आपको कोई ये पार्ट दिया गया है, जब भी आप किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमारे पास एक वर्क पीस होता है जिसको हम बोलते हैं जॉब। ये जो वर्क पीस रहता है अगर हमको माप लेनी नहीं आ रही है तो हमको नहीं पता होगा कि इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है और इसकी थिकनेस कितनी है। ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता होंगी अगर हम किसी चीज़ या माप को नहीं पढ़ रहे हैं या हमको लेना नहीं आ रहा है तो नहीं हम पता कर पाएंगे। तभी आप देखते हैं कि जब भी हम किसी आईटीआई में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट रहता है वर्कशॉप कैलकुलेशन का।
तो उस सब्जेक्ट का मेन काम यही रहता है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो तो कम से कम आपको इतनी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप चीज़ों को माप सकें और आप एक सही एक्यूरेसी में किसी भी जॉब को बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर इस जॉब की लंबाई है 50 mm और इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं कि 30 mm है। ये आपको कोई जॉब दे दिया गया है, आपसे बोला गया है कि आप एक 50 mm लेंथ और 30 mm चौड़ाई के जॉब को एक स्क्वायर पीस में बना करके तैयार करिए। तो अब आपको पढ़ने ही नहीं आ रहा है, मेजरमेंट करने ही नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह से एक फ्लैट से इस जॉब को कटिंग कर सकते हैं, या अगर आपने कटिंग कर भी ली है तो आप उसको सही से एक एक्यूरेसी में बना करके नहीं जमा कर सकते हैं। तो इसलिए होता है कि जब भी हम किसी भी माप को पढ़ते हैं तो सिंपल सा रहता है, किसी भी कंपोनेंट के एक स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करना माप कहलाता है। कि ये हमारा यूनिट का मतलब होता है इकाई, कि इतने mm का जॉब हम बना रहे हैं और ये इसकी एक स्टैंडर्ड माप हो गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ये रहता है कि ये जो माप है ये सबसे पहले कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी हमने दूरी तय की होगी या कुछ और चीज़ें होंगी, तब हमें वहाँ से पता चला है कि ये चीज़ इतने मीटर है या वो चीज़ इस तरह से है, हम उन चीज़ों को माप कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो यहाँ पे ये था, अगर आप देखेंगे हर कंट्री की एक कैपिटल रहती है और उस कैपिटल में क्या होता है, एक हमारी भौतिक शाला रहती है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस माप को एक तरह से निर्धारित किया गया था कि वहाँ की जो भौतिक प्रयोगशाला है वहाँ पे एक प्लेटिनम और इरिडियम की मेटल है, एक छड़ रखी हुई है या एक रॉड रखी है। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, इस तरह से दो बिंदुओं या दो चिन्हों के बीच की जो दूरी है उसी को हमने एक माप मान लिया है कि ये माप है। प्लेटिनम और इरिडियम की जो छड़ वहाँ पे रखी गई है उसके दो चिन्हों के बीच की दूरी को हमने माना है कि ये माप इतने मीटर है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो हर कंट्री की जो कैपिटल है, हमारे यहाँ जो भारत हमारा देश है उसकी जो कैपिटल है दिल्ली में, वहाँ पे भी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में एक प्लेटिनम इरिडियम नाम की छड़ रखी हुई है। उसी के दो चिन्हों के बीच की जो दूरी है उसी को एक निर्धारित नाप कर चलते हैं कि ये इतने मीटर है। अब अगर आप इसको आगे देखते हैं तो ये क्या है कि हर चीज़ पहले क्या होता था कि हम चीज़ों को इस तरह से, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो हम क्या करते थे, अगर हम किसी चीज़ को नापते थे तो एक रस्सी की दूरी लेकर के हम नाप लेते थे, या हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी तो हम देखते हैं हमारे विलेज से हम लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वहाँ पे क्या था, जब हम चीज़ों को नापते थे लट्ठे से लेकर के नापते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि आज हम लोग आधुनिक चीज़ों में आ चुके हैं, खुद को हमने डेवलपमेंट इतना कर लिया कि हमारे पास वो सारे संसाधन हैं। तो अगर हम नाप को देखेंगे तो इसकी जो यूनिट रहती है इसको हम तीन तरह से पढ़ते हैं, एफपीएस। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी लेंथ को नापते हैं, लंबाई को, तो एफपीएस में जब लंबाई को नापा जाता है तो वो हमारी रहती है फुट में, और जब हम वेट को नापते हैं, वजन को, तो एफपीएस सिस्टम में रहता है पाउंड में, और जो हमारा समय है, टाइम, समय को अगर आप देखेंगे तो ये रहता है सेकेंड में।
ये इसकी यूनिट है कि हम लंबाई को एफपीएस सिस्टम में अगर नापेंगे तो फुट, पौंड और सेकेंड। लंबाई को फुट में, वजन को पौंड में और समय को सेकेंड में। इसी तरह से आपकी और एक रहती है सीजीएस। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ जो आपकी लंबाई रहती है उसको हम नापते हैं सेंटीमीटर में, और जो आपका वजन रहता है इसको हम नापते हैं ग्राम में, और जो आपका समय रहेगा ये हमेशा रहता है सेकेंड में। इसी तरह से और रहती हैं, आपकी आ जाती है MKS। तो यहाँ जो हमारी लंबाई रहती है वो आ जाती है मीटर में, और जो हमारा वजन रहता है वो आ जाता है केजी में, किलोग्राम में, और जो हमारा समय रहता है वो आज हमेशा सेकेंड में ही रहेगा। तो ये यूनिट आप रहती है, हमारी रहती है। इस तरह से हम चीज़ों को निर्धारित करते हैं, और ये माप जो है ये हमारे जीवन में, हम अपनी डेली रूटीन में हमेशा इन चीज़ों को यूज करते हैं। कि अगर हम किसी दर्जी के पास जाते हैं तो वो भी अगर कोई चीज़ बना रहा है, कोई भी कपड़े को सिल रहा है, तो वो एक अपनी निर्धारित उसकी माप होती है कि हम उस तरह से बनाते हैं। और अगर हम कहीं कुछ भी मार्केट में भी जाते हैं कि चीज़ों को हम ले रहे हैं, अगर उसका वजन करते हैं तो हमेशा केजी में रहता है। अगर हम लिक्विड चीज़ों को नापते हैं तो हमेशा लीटर में नापते हैं। इस तरह से हम हर चीज़ को एक यूनिट और एक माप के उससे ही निर्धारित करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, हम सभी की लाइफ में। और इसी के साथ अब हम लोग आते हैं कि हम किस तरह से अपने, जो हमारी एक ट्रेड है फिटर, वहाँ पे हम किस तरह से यूनिट का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको देखते आएंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अगर आप लोग करना चाहें तो। अब इसको हम साफ करते आएंगे। आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी लाइफ में भी। और आप अगर इन चीज़ों को कहीं भी पढ़ते हैं या देखते हैं तो ये चीज़ें हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आप सबको ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन अब हम अपना आते हैं आईटीआई के सिलेबस पे कि हम किस तरह से आईटीआई में माप का एक यूज करते हैं। ये तो आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है माप के लिए। तो अब हमारे सबसे पहले आता है कि मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट की जो विधियाँ रहती हैं वो कितनी रहती हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मापने की विधियाँ, किन किन विधियों से हम माप को ले सकते हैं। तो इसमें दो तरह की रहती है। एक हमारी होती है, आप ये चार्ट ग्राफ को बनाते चलना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से माप को लेते हैं। तो एक हमारा होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट दो तरह से हम माप को पढ़ते हैं। एक हमारा होता है प्रत्यक्ष माप और एक आती है अप्रत्यक्ष माप।
डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट की हम चीज़ों को किस तरह से पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट हमारे वो मेजरमेंट रहते हैं कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नंबर्स या ग्रेजुएशन लिखे होते हैं जिसको हम पढ़ करके एक माप को ले लेते हैं। ये सिंपल सा हो गया है। इनडायरेक्ट का मतलब ये रहता है कि जब भी हम किसी जॉब या वर्कपीस की माप करते हैं और उस माप को लेने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसके ऊपर कोई नंबर्स या ग्रेजुएशन नहीं लिखे होते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्ट ये पता चल जाए कि इस वर्कपीस की या इस कंपोनेंट की इतनी लेंथ है। ये हो जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो अगर आप लोग आईटीआई कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होते हैं, स्टील रूल क्या होती है, माइक्रोमीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। और जो लोग आईटीआई करने जाएंगे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रखेगा। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं, जैसे कि हमारा होता है वर्नियर कैलिपर, फिर आपका आता है स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे जो होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जब भी हम किसी कंपोनेंट की माप लेते हैं तो हमें डायरेक्ट ये पता चलता है कि इसके ऊपर इतनी लंबाई है या इसकी इतनी चौड़ाई है या इस कंपोनेंट की इतनी मोटाई है। ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट इससे पता चल जाती हैं, क्योंकि इन सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नंबर्स या ग्रेजुएशन दिए होते हैं। इस वजह से ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। अब हम लोग आते हैं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट कौन कौन से टूल्स रहते हैं या इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं, वो हम लोग देखते हैं। कि सबसे पहले हमारा आता है आउटसाइड कैलिपर, और दूसरा आता है इनसाइड कैलिपर, तो ये हमारे वो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं या हम कह सकते हैं वो टूल्स रहते हैं मेजरिंग के लिए। इनके ऊपर कोई नंबर्स या ग्रेजुएशन नहीं दिए होते हैं, तो इनसे जब भी हम किसी नाप या किसी भी कंपोनेंट की माप को लेते हैं तो हम इनसे ये तो तय कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इस कंपोनेंट की इतनी डिस्टेंस है, लेकिन हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि इतनी ही इसकी डिस्टेंस है। जैसे कि ये जो टूल्स हमारे रहते हैं ये कुछ इस तरह से रहते हैं। ये हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर, सॉरी ये होता है इनसाइड कैलिपर, और इसी तरह से एक रहता है आउटसाइड कैलिपर।
इनसाइड कैलिपर, तो ये इस तरह से रहते हैं। तो इससे जब भी हम किसी जॉब की माप लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई खोखला जॉब है, खोखली कोई रॉड है, तो उस रॉड से अगर हमें नाप लेना होगा कि उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो कितना है, तो वो हम इससे नाप लेते हैं। और कि इसका जो डायमीटर होगा किसी सॉलिड चीज का नापने के लिए जो बाहरी माप हमें लेनी है वो हम इससे लेते हैं। और हमारे पास अगर कोई ग्लास है या खोखला कोई पाइप है, हालो पाइप है, तो उस पाइप की अगर हमें इंटरनल माप लेनी है तो हम इनसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। और इनसे जब हम यूज करते हैं तो इनसे सिर्फ हमें इसकी डिस्टेंस पता चल जाती है कि ये खोखली कोई रॉड हमारे पास है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जो रॉड है ये खोखली है हमारे पास, और इस खोखली रॉड का अगर हमें इंटरनल डायमीटर चेक करना होगा तो हम इससे चेक कर लेते हैं कि ये कितने mm है। और अगर इस रॉड का हमें बाहरी डायमीटर चेक करना है तो हम इससे चेक करते हैं कि इसका बाहरी डायमीटर कितना है। तो इससे हमें एक डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है कि ये इतने mm होगा या इतने इंच होगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन हमको एक एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं ये कितनी है। फिर इससे जब नाप ले लेते तो वहाँ पे हमें स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर, इन चीज़ों इन इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना पड़ता है इसकी एग्जैक्ट माप को लेने के लिए। तो ये आपकी दो तरह से जो मेजरमेंट की विधियाँ रहती हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टील रूल रहते हैं और किस मेटल के बने होते हैं, उसकी लिस्ट काउंट कितनी रहती है। तो आगे की क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखना। जय